कुछ पल के लिए कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। फिर 16वां चुपचाप एक कदम पीछे हटती है और बिना एक शब्द बोले कमरे से बाहर चली जाती है। योनहो उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वह पूरी तरह हैरान था कि आखिर वह अचानक ऐसे क्यों चली गई। तभी जिन येरिन ठंडी आवाज में उसे उसके उद्धारकर्ता कहकर संबोधित करती है। वह कहती है कि जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा होकर इसका स्वाद खराब हो जाएगा। फिर वह ठंडे लहजे में जोड़ती है कि अब वह अनचाहा मेहमान भी चला गया है। येनहो के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह मन ही मन बड़बड़ाता है कि यह तनाव भरा माहौल उसे जरूर बदहजमी दे देगा, बल्कि शायद उसे अभी से बदहजमी हो चुकी है। अचानक जिन येरिन उसके सामने रखा खाना उठाने लगती है। यह देखकर योनहो पूरी तरह घबरा जाता है। उसकी झिझक देखकर वह कहती है कि अगर आपको यह खाना पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ 1 मिनट में नया खाना बनाकर ले आती हूँ। येनहो तुरंत घबराकर उसे रोक देता है। वह हकलाते हुए कहता है कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाना बहुत अच्छा है, बल्कि उसे पूरा यकीन है कि इसका स्वाद शानदार होगा। जिन येरिन शक भरी नजरों से पूछती है कि क्या आप सच कह रहे हैं। अपनी बात साबित करने के लिए योनाहो बिजली की रफ्तार से खाना खाने लगता है। वह मुंह भरकर कहता है कि बिल्कुल पसंद है, आप खुद देख लीजिए मैं कितने मजे से खा रहा हूं। यह देखकर जिन येरिन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। वह राहत की सांस लेते हुए कहती है कि अच्छा है, लेकिन आराम से खाइए। उधर यौन मन ही मन चिल्लाने लगता है कि भगवान के लिए थोड़ा दूर हट जाओ, ताकि मैं चैन से सामान्य तरीके से खाना तो खा सकूं। उसी समय यौन की माँ कमरे में आती है और कहती हैं कि बेटा, आराम से खाना खाना। लेकिन जैसे ही उनकी नजर जिन येरिन पर पड़ती है, वह पूरे दृश्य का गलत मतलब निकाल लेती है। वह हैरान होकर खुद को ही डांटती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूं। फिर जल्दी से बाहर निकलते हुए कहती हैं कि तुम दोनों आराम से समय बिताओ, मैं बीच में नहीं आऊंगी। येनहो तुरंत उछलकर उनके पीछे भागता है और चिल्लाकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसकी मां मुस्कुराकर कहती हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब समय आ गया है कि तुम लड़कियों में दिलचस्पी लेना शुरू करो। तभी उसके पिता जेऊंग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि काफी देर हो गई है। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि उनकी पत्नी संगाह उनकी कमर में जोर से चिकोटी काट देती है। दर्द से तड़पते हुए जोंगहान चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ दृश्य गोंग मूजिन की ओर बदलता है। वह इस समय बेहद खुश नजर आ रहा था। असल में स्योलवा जो स्वादिष्ट खाना योनहो के लिए बनाकर लाई थी, वह अब गोंग मूजिन के सामने रखा था। वह बड़े मजे से खाना शुरू करता है और उसकी खूब तारीफ करता है। फिर गर्व से कहता है कि 16वां अपने गुरु का कितना ध्यान रखती है। सच में मैंने उसे बहुत अच्छी तरह पाला है। लेकिन तभी वह 16वां के चेहरे पर झिझक देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक 16वां सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और गंभीर आवाज में कहती है कि गुरुजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात स्वीकार करनी है। गोंग मुजिन तुरंत उसे उठाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि जमीन बहुत ठंडी है, पहले उठो और बताओ क्या बात है। 16वां गंभीर चेहरे के साथ पहले माफी मांगती है और फिर कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। यह सुनकर गोंग मुजिन पूरी तरह चौंक जाता है। वह पूछता है कि आखिर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। संप्रदाय तो तुम्हें रहने की जगह और खाना सब कुछ देता है। 16वां तुरंत जवाब देती है कि अब सिर्फ खाना और रहने की जगह काफी नहीं है। वह मन ही मन अपनी प्रतिद्वंद्वी जिन येरिन को याद करते हुए कहती है कि अब तक मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है जिससे मैं अकेले नहीं लड़ सकती। गोंग म्यूजिन उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेता है। बड़े दुश्मन का नाम सुनते ही वह गंभीर हो जाता है। मार्शल आर्ट्स का जोश उसके अंदर जाग उठता है। वह कहता है कि तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। 16वां बिना झिझक उसकी आंखों में देखकर कहती है कि मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, राशन और मेकअप। गोंग म्यूजिन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है। तुम्हें तो अपनी तलवार इस्तेमाल करनी चाहिए। 16वां तुरंत दृढ़ आवाज में मना कर देती है। वह कहती है कि नहीं, मुझे राशन, मेकअप और नए कपड़े चाहिए। वह उससे एक बार भरोसा करने की विनती करती है और वादा करती है कि उसका यह एहसान कई गुना करके लौट आएगी।
आखिरकार गोंग म्यूजिन मजबूरी में अपनी जेब से सिक्कों की एक छोटी थैली निकालता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लेकिन उसके सवाल पूरा करने से पहले ही सो लहवा बिजली की तेजी से पूरी थैली छीन लेती है। वह जल्दी से उसका धन्यवाद करती है, उसे आराम से खाना खाने के लिए कहती है और अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है। गोंग म्यूजिन खाली हाथ वहीं खड़ा रह जाता है। वह अपनी हथेली को देखते हुए बड़बड़ाता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मेरा रोने का मन कर रहा है। इसके बाद दृश्य चांस की तरफ बदलता है। वो एक आधिकारिक पत्र को हैरानी से देखता हुआ जोर से पूछता है कि यह मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की अचानक घोषणा कैसे हो गई। उसके पास ह्युन और योनाहो के परिवार के बाकी लोग भी खड़े थे। ह्युन आगे बढ़कर समझाता है कि सही नाम ग्लोबल फ्रेंडशिप यूथ मार्शल कंपटीशन है। चांस हल्की हंसी के साथ कहता है कि नाम तो काफी शानदार रखा गया है। ह्युन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह कहता है कि सिर्फ नाम ही भव्य नहीं है, यह प्रतियोगिता इस बात का सबूत है कि हेवनली विल अलायंस ने आखिरकार अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। चांस अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता। वह इसे सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला कहकर टाल देता है और मुख्य रणनीतिकार से पूछता है कि क्या वह इस बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। है इन तुरंत उसकी बात काट देता है। वह कहता है कि यह बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर सोचना नहीं है। वह समझाता है कि क्योंकि दोनों पक्ष अनऑर्थोडॉक्स मुरीम का हिस्सा हैं, इसलिए वे आमने सामने खुला युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास सबसे मशहूर युवा मार्शल आर्टिस्ट हैं। हेवनली विल अलायंस के लिए ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस को पीछे छोड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के खिलाफ हुए भयंकर युद्ध के दौरान मुरिम अलायंस ने जनता के बीच अपनी एक अटूट छवि बना ली थी। लेकिन अगर इस आने वाली प्रतियोगिता में हेवनली विल अलायंस जीत जाता है, तो लोगों की सोच एक ही पल में बदल जाएगी। अब चांस को पूरी बात समझ में आती है। वह कहता है कि अभी भले ही उनके प्रतिद्वंद्वी पीछे हों, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर दिया, तो भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। हे इन गंभीरता से सिर हिलाकर कहता है कि यही प्रतियोगिता आने वाले समय की असली ताकत दुनिया के सामने दिखाएगी। माहौल हल्का करने के लिए चांस कहता है कि उनके अपने बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। खासकर वी सनहो जैसा ताकतवर योद्धा उनके साथ है। इन उसकी बात मान लेता है। वह कहता है कि डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड निस्संदेह आज की पीढ़ी के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। लेकिन फिर वह चांस से पूछता है कि क्या बाकी युवा भी उसके बराबर हैं, और अगर उनकी तुलना चैंस से की जाए जब वह उनकी उम्र का था, तब क्या वे उसके बराबर ठहरेंगे। यह सुनकर चैंस चुप हो जाता है। उसे मानना पड़ता है कि अगर सिर्फ वी सानहो जीत भी जाए, लेकिन बाकी सभी मुकाबले हेवनली विल अलायंस जीत लें, तो उनकी स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। हेन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि पहले ऐसा होता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास वी यून हो भी है। अगर वी सान हो और वी यून हो दोनों साथ में इस प्रतियोगिता में उतरते हैं, तो वे न सिर्फ जनता के बीच अपनी शानदार छवि और मजबूत करेंगे, बल्कि यून हो का पूरे जुंगू के सामने एक यादगार परिचय भी होगा। चांस प्रभावित होकर कहता है कि हे इन सच में कमाल के रणनीतिकार हैं। उधर सानहो बेगरस सेक्ट के नेता से पूछता है कि क्या यही वह बड़ा मामला था जिसकी ओर वह पहले इशारा कर रहे थे। बेगरस सेक्ट का नेता जवाब देता है कि यूनो की मौजूदा प्रतिष्ठा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उसके पास अलायंस की तरफ से प्रतियोगिता में उतरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह आगे कहता है कि अगर सानो एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली योद्धा है, तो यूनो तो ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली इंसान है जैसा शायद दुनिया दोबारा कभी न देखे। सानो यह सुनकर चुपचाप मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान देखकर बेगर सेक्ट का नेता बुरी तरह चौंक जाता है। वह हैरानी से कहता है कि क्या हमेशा गंभीर रहने वाला सानहो अभी सच में मुस्कुराया है। तभी यूनो के पिता बीच में आकर माफी मांगते हुए सबकी बात रोक देते हैं। वह कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यूनो को प्रतियोगिता में जाना ही होगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो उसे पहले बिस्तर से उठाना है। चांस तुरंत जवाब देता है कि वह तुम्हारा बेटा है, इसलिए उसे कैसे संभालना है ये तुम्हारी ही समस्या है। यूनहो के पिता हकलाते हुए सफाई देते हैं कि अब वह पूरी तरह बड़ा हो चुका है और उनकी बात नहीं मानता। इतना कहते ही उनकी पत्नी फिर से उनकी कमर में जोर से चिकोटी काट देती है। वह गुस्से से पूछती है कि क्या तुम अभी अपनी परवरिश की तारीफ कर रहे हो।
डर के मारे यूनो के पिता तुरंत अपनी बात बदल देते हैं और जोर से कहते हैं कि उन्हें अपने आत्मनिर्भर बेटे पर बहुत गर्व है। यह सब देखकर सानहो मुस्कुराते हुए अलायंस के नेता से कहता है कि उसे अपने भाई को चलाने का एक ऐसा तरीका पता है जो कभी असफल नहीं होगा। ऐसा तरीका जिसके सामने यूनहो बिल्कुल बेबस हो जाएगा। चांस दिलचस्पी से पूछता है कि आखिर वह तरीका क्या है। वह कहता है कि आज तक जिसने भी कोशिश की, यूनहो आराम से आलस करता ही रहा। सनहो मुस्कुराकर गलत फहमी दूर करता है। वह कहता है कि उनके पिता को लगता है कि यूनहो उनसे डरता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में दोनों के बीच बस थोड़ी झिझक है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिससे यूनहो सच में दिल से डरता है, और वह है उसकी माँ। कुछ ही देर बाद सान्हो की योजना पूरी तरह काम करने लगती है। यूनहो अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा था। वह कहता है कि माँ, मैं कसम खाता हूं कि मैं प्रतियोगिता में जरूर जाऊंगा। कृपया मुझे आप लोगों के साथ चलने दीजिए। उसकी माँ शांत नजरों से उसे देखती है। वह कहती हैं कि मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तुमने पहले जाने से मना कर दिया था। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन की जरा भी चिंता नहीं है। वह गंभीर आवाज में कहती हैं कि एक दिन मैं और तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उसके बाद तुम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा बनोगे। फिर बताओ, इस आलसी सोच के साथ तुम अपनी छोटी बहन की रक्षा कैसे करोगे? यूनो मन ही मन खुद को कोसने लगता है। वह सोचता है कि काश मैंने उसी समय खुशी खुशी हाँ कह दी होती। मेरी अपनी जुबान ने ही मुझे मुसीबत में डाल दिया। उसकी माँ पूछती हैं कि क्या अब तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई? यूनहो जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ माँ, अब मुझे सब समझ में आ गया है। उसकी माँ उसकी परीक्षा लेते हुए कहती हैं कि अगर सच में समझ गए हो तो बताओ मैंने क्या कहा था। ये सुनते ही यूनहो हकलाने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। ये देखकर उसकी माँ गहरी सांस लेती है और निराश होकर कहती हैं कि लगता है मुझे पूरी बात फिर से शुरू से समझानी पड़ेगी। एक और लंबा भाषण सुनने के डर से योन्हो पूरी तरह घबरा जाता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह अपनी छोटी बहन की हर हाल में रक्षा करेगा। वह पूरे जोश में ऐलान करता है कि अगर किसी ने भी उसकी बहन को उंगली तक लगाने की कोशिश की, तो वह उसे सीधा अंटार्कटिका पहुंचा देगा। उसकी मां मुस्कुराती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब येनहो को उनकी बात समझ आ गई है। वह उससे पूछती हैं कि तो अब तुम हमारे साथ चलोगे ना? येनहो तुरंत खुशी खुशी हाँ कर देता है और उनसे विनती करता है कि उसे भी साथ ले चलें। उसकी माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि तुम सच में अच्छे बेटे हो। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगती है, जाते जाते एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर योनहो के होश उड़ जाते हैं। वह कहती हैं कि रात के खाने के समय हम इस पूरे विषय पर आराम से फिर से विस्तार से बात करेंगे। यह सुनते ही योनहो अंदर ही अंदर टूट जाता है। वह मन ही मन चीखने लगता है कि उसे यह डरावना भाषण एक बार फिर सुनना पड़ेगा। अगले ही दिन चांस की जोरदार हंसी पूरे आंगन में गूंज उठती है। वह चारों तरफ नजर घुमाकर सबका स्वागत करता है और कहता है कि आप सबको यहाँ एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उधर योनहो की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी। वह बस धीरे से हाथ उठाकर बहुत ही थके हुए अंदाज में सबको नमस्ते कह देता है। उसकी हालत देखकर चांस भौहें सिकोड़ता है और पूछता है कि तुम्हारा यह कैसा रवैया है? योनो गहरी सांस लेकर कहता है कि क्या हम लंबे भाषण छोड़कर सीधे निकल नहीं सकते? वह शिकायत करता है कि जितनी देर चांस बोलते रहते हैं, उसका लड़ने का उत्साह उतना ही कम होता जाता है। इतना सुनते ही सन्हो पीछे से उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है कि अलायंस के सम्मानित नेता के सामने इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? यौनो दर्द से सिर पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? सानो सख्त आवाज में कहता है कि तुम पूरे परिवार की इज्जत अपने कंधों पर लेकर चल रहे हो। लेकिन योनहो भी तुरंत जवाब देता है कि मैंने आखिर गलत क्या कहा है? सानहो गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है कि तुम्हें यह सीखना होगा कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। दोनों भाइयों को झगड़ते देखकर चांस आंखें सिकोड़ लेता है। वह मन ही मन सोचता है कि ये दोनों लड़के मिलकर उसी पर ताना मार रहे हैं। उसे अफसोस होता है कि पिछली बार उसे येनहो की अच्छी तरह पिटाई कर देनी चाहिए थी। आखिर में चांस गला साफ करके बात खत्म करता है। वह कहता है कि अब तुम सब जाओ और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करो।
तभी ये नहो फिर से हाथ उठाकर आखिरी सवाल पूछता है। वह चारों तरफ देखकर पूछता है कि क्या सच में बस हम ही लोग जा रहे हैं। उसे तो लगा था कि दूसरी तरफ से 10 से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं। ह्यून आगे बढ़कर समझाता है कि बाकी चुने हुए मार्शल आर्टिस्ट इस समय अपनी खास और कठिन ट्रेनिंग में व्यस्त हैं। जो लोग तय किए गए कठिन मानकों को पूरा कर लेंगे वे बाद में आकर इनसे जुड़ जाएंगे। फिर ह्यून का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सख्त आवाज में कहता है कि जिस पल तुम श्यांशी पहुंचोगे, नहीं, जिस पल तुम इस अलायंस के दरवाजे से बाहर निकलोगे, उसी पल से तुम पूरे ऑर्डोथोडॉक्स मुरीम अलायंस का प्रतिनिधित्व करोगे। वह जोर से कहता है कि इस जिम्मेदारी को कभी मत भूलना। इसके बाद ह्युन की नजर सीधे योनहो पर पड़ती है, लेकिन योनहो तो उसके पूरे भाषण को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। वह आराम से अपनी छोटी उंगली से कान साफ कर रहा था, जैसे उसे किसी बात की बिल्कुल परवाह ही न हो। ह्युन तनाव में आकर लगभग विनती करने लगता है। वह कहता है कि बस इस बार अच्छे से रहना और किसी भी मुसीबत में मत पड़ना। उधर चांस गोंग मूजिन से औपचारिक विदा लेता है। गोंग मूजिन ईमानदारी से उससे कहता है कि माउंट हुआ पहुंचने तक कृपया योनहो का खास ध्यान रखिएगा। चांस मुस्कुराकर कहता है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जब गोंग मूजिन योनो को जाते हुए देखता है तो वह मन ही मन सोचने लगता है। वह सोचता है कि यह अच्छी बात है कि मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन माउंट हुआ में हो रहा है, लेकिन जब तक येन हो जैसा डरावना राक्षस इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, तब तक दूसरी टीमों के जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। यह सोचकर उसे दूसरी शाखाओं के बेचारे बुजुर्गों पर दया आने लगती है। उधर युवाओं के दल के साथ जाने की जिम्मेदारी जिस गंजे गुरु को दी गई थी, वह बुरी तरह गुस्सा करने लगता है। वह सीधे हेन के पास जाकर जोर जोर से शिकायत करता है कि आखिर उसे ही क्यों भेजा जा रहा है। वह कहता है कि योनाहो जैसे बेलगाम लड़के को संभालना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं है। हेन उसकी सारी शिकायतें ठंडे अंदाज में नजरअंदाज कर देता है। वह कहता है कि युवाओं की देखभाल करना तुम्हारे काम का ही हिस्सा है। अब चुपचाप निकलो और अपना काम करो। इसी अफरा तफरी के बीच डेओनन मुस्सान के साथ दो ताकतवर घोड़ों से जुड़ी एक शानदार और आलीशान बग्घी में वहां पहुंचता है। योनहो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बग्घी की तरफ बढ़ता है। उसे देखकर चांस और हेइन दोनों हैरानी से उस शानदार बग्घी को घूरने लगते हैं और पूछते हैं कि आखिर यह सब क्या है। योनो गर्व से बग्घी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह उसकी निजी बग्घी है। वह साफ कह देता है कि उसे इतने लंबे रास्ते तक घोड़े पर बैठकर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। फिर वह मुस्कुराते हुए सीधे हेन की तरफ देखता है। वह कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि उसे इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भेजने के पीछे असली दिमाग हेन का ही था। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं जीत कर ही लौटूंगा और आपके लिए अच्छी खबर लेकर आऊंगा। फिर यौन हो अचानक एक शर्त रखता है। वह हाइन से कहता है कि उसके जाने के दौरान उसके कारोबार का पूरा ध्यान रखना। वह आराम से बता देता है कि उसने पहले ही अपने कारोबार के बड़े बोर्ड पर लिख दिया है कि फिलहाल सारे कामकाज की जिम्मेदारी हाइन संभालेंगे। ये सुनते ही हाइन पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। तनाव के मारे उसका पेट तुरंत मरोड़ खाने लगता है। उधर योनो बिना किसी चिंता के अपने माता पिता को इशारा करता है कि वे भी उसके साथ उस शानदार बग्घी में बैठ जाए। चांस हाइन का पीला पड़ता चेहरा देखकर पूछता है कि क्या हुआ। हाइन अपना पेट पकड़ते हुए धीरे से कहता है कि अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है। बग्घी को दूर जाते हुए देखकर वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। वह दुआ करता है कि योन हो रास्ते में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी न करे। चलती हुई बग्घी के अंदर योनहो आराम से पीछे टिक जाता है। फिर वह जोर जोर से शिकायत करने लगता है कि उसका इस बेकार की प्रतियोगिता में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना कहना ही था कि अचानक एक नुकीला पत्थर उड़ता हुआ आता है और सीधे उसके गाल पर जाकर लगता है। उसकी छोटी बहन गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है कि जिंदगी में एक बार तो कम से कम खुश होने का नाटक कर लिया करो। योनहो दर्द से अपना गाल सहलाते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या उसकी छोटी सी शिकायत इतनी बुरी थी कि उसके मुंह पर सीधा पत्थर फेंक दिया गया। आखिरकार वह अपनी सारी शिकायतें दबा देता है और अपना घमंड भी एक तरफ रख देता है। फिर जोर से नाटकीय अंदाज में चिल्लाता है, चलो
अब हम सब इस महान मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की ओर रवाना होते हैं और इसी के साथ उस आलसी लेकिन बेमिसाल प्रतिभाशाली लड़के की एक नई, अराजक और पूरी तरह अप्रत्याशित यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। वीडियो एंड होने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।